गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कार्बन आयंस और उसकी स्टेबिलिटी के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत सारे होते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, बेंजाइन, नाइट्राइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल्स, बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। उनमें से मैंने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ा दिया है, कार्बन आयन पढ़ा दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक को डाल दूंगी, आप वहां पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। स्टेबिलिटी अगर फ्री रेडिकल्स की है, कार्बोकेटाइंस की है या कार्बन आयंस की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये हर एग्जाम में आता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है। फिर मतलब बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और पूछेगा कि आप इनको ऑर्डर में रखिए। ठीक है, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करें तभी ये पूछता है, अगर रेगुलर एग्जाम्स में है दे रहे तब भी पूछता है। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज हम बात करते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और बनाते कैसे हैं इन्हें, फिर इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था बॉन्ड फिजन क्या होता है। बॉन्ड फिजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना। कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना बॉन्ड फिजन करते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, ये सब मैंने आपको पिछले क्लासेस में बता रखा है कि बॉन्ड फिजन मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना, ब्रेक होना। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये जो बॉन्ड फिजन हो रहा है, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से फ्री रेडिकल्स बनता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपका कार्बन आयंस और कार्बोकेटाइंस बनता है। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। बहुत ही शॉर्ट ही टॉपिक है, कोई बड़ा तो टॉपिक है नहीं। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ए और बी नामक कोई एटम है। ए एटम बी एटम से जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं बॉन्ड फिजन। कोवेलेंट बॉन्ड का ये दो टाइप का होता है, ये बॉन्ड फिजन, ये बॉन्ड फिजन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपके बनते हैं फ्री रेडिकल्स, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपके बनते हैं कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन। कार्बन आयन, ठीक है, मतलब होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपके फ्री रेडिकल्स, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से आपके कार्बोकेटाइंस एंड कार्बन आयंस बनते हैं। ठीक है, ये सब मैंने बताया है आपको अपने प्रीवियस के क्लासेस में। ठीक है, तो आप न्यू है तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सपोज दैट कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ए एटम बी एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अगर यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है किसी रिएजेंट की वजह से, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कोई पोलर सॉल्वेंट ले लिया या कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है, सपोज दैट ओके, यहाँ पे मैंने कोई सॉल्वेंट ले लिया है। इस सॉल्वेंट के इफेक्ट में सपोज दैट कि वो OH माइनस है, कोई बेस ले लिया, कोई एसिड ले लिया। ठीक है, तो उस रिएजेंट के प्रेजेंस में ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और आपका जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ए और बी में से जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो इस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। भाई कि मैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास ही रहेंगे, तुम्हारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर जो बनते हैं आयंस वो पॉजिटिव और बी पर नेगेटिव, सॉरी ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए ने ले लिया तो ए पे नेगेटिव, इसके भी इलेक्ट्रॉन चले गए तो बी पे पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये बन रहा है आपका कार्बन आयन, कार्बन आयन। ठीक है, और ये बन रहा है आपका कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। मतलब आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं या कोई मीडियम लेते हैं तो उसकी वजह से जो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स है, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएंगे कहाँ पे? वो वहां जाएंगे जहां पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो। तो सपोज है कि ए जो है वो बी से ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कोवेलेंट बॉन्ड को खींच लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए नेगेटिव बनेगा, बी पॉजिटिव बन जाएगा। ए नेगेटिव को हम कार्बन आयन, बी पॉजिटिव को कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड फिजन को कहा जाता है क्या? बोलिए, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फिजन। ओके, तो आपने ये समझा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन से कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन बन गया। ओके, चलिए आपने इतना तो समझ गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं आज फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये कैसे बनता है भाई? तो ये भी थोड़ा सा अलग मेथड है। देखिए यहाँ पे ए एटम है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से बी एटम से जुड़ा हुआ है।
तो अगर सपोज दैट कि यहाँ पर कोई लाइट की सोर्स आ रही है या कोई थर्मोलाइसिस प्रोसेस हो रही है, मतलब हीट दिया जा रहा है। पहले केस में अगर आपको लाइट दिया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे फोटॉन एच न्यू। दूसरे केस में अगर हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे थर्मोलाइसिस। ठीक है, तो एक केस में फोटोलाइसिस, एक केस में थर्मोलाइसिस। ये दोनों केस हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं होंगे। यहाँ पे मैंने और लिख दिया है, चाहे ये केस चाहे ये केस। ठीक है, तो अगर इन ए और बी कोई एटम है और बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो किसी वजह से अगर हम उसका फोटोलाइसिस कराते हैं, मतलब हम एच न्यू एनर्जी देते हैं उस कोवेलेंट बॉन्ड को, या हम थर्मोलाइसिस कराते हैं, उस बॉन्ड को गर्म करते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड को हम गर्म करते हैं, तो दोनों ही केस में क्या होगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये टेम्परेचर मिलेगा, फोटोलाइसिस से भी मिल रहा है, थर्मोलाइसिस से भी मिल रहा है, तो उस केसेस में कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, जब ये फोटोलाइसिस के थ्रू एच न्यू आएगा तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वाइब्रेट करने की वजह से ये क्या करेगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, किसके किसके दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो इस ए एटम का इलेक्ट्रॉन है और एक बी इस एटम का इलेक्ट्रॉन है, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो इस वाइब्रेशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन वापस भागकर इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन भागकर वापस इसके पास चला गया। आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि ए और बी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये एच न्यू के प्रेजेंस में या डेल्टा के प्रेजेंस में, थर्मोलाइसिस के प्रेजेंस में इसके कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एक ये ले लेता है और दूसरा ये एक ये ले लेता है। हाफ एरो का मतलब होता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। पूरा फुल एरो का मतलब होता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हीट आया या थर्मोलाइसिस हुआ, उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करने लगता है, जिसकी वजह से जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, वो अपने बॉन्डिंग को छोड़ देते हैं। जो बॉन्डिंग बनाए रखते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड, वो छोड़ने की वजह से वो एक भाग कर जाता है ए के पास और एक भाग के जाता है बी के पास। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, तो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये जो स्पीसीज बनी, इसे हम बोलेंगे फ्री रेडिकल्स। ओके, ये जो बन रहा है इसे बोलेंगे फ्री रेडिकल्स, और इस मेथड को, इस बॉन्ड ब्रेकिंग को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, बोलिए, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, होमो का मतलब होता है समान और लिटिक का मतलब टूटना। मतलब ये कि समान भागों में टूट रहा है। दो इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक ये ले लिया एक ये ले लिया भाई, तो समान भागों में टूटा ना ये बॉन्ड ब्रेकिंग, तो इसको बोलेंगे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। इसके पहले हेट्रोलिटिक में असमान, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए ने ले लिया था तो वो असमान हो गया, तो असमान ब्रेकिंग हो गया हेट्रोलिटिक, समान ब्रेकिंग हो गया होमोलिटिक। तो आपने क्या समझा कि फ्री रेडिकल जो है वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनते हैं। इज दैट क्लियर? और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोलिसिस या थर्मोलिसिस की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करने लगता है और जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें हलचल मच जाता है। वो क्या करते हैं कि भाई जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए थे, जो साझेदारी से इलेक्ट्रॉन्स अपना शेयर किए थे दोनों एटम, वो साझेदारी टूट जाती है इस हीट की वजह से या उस फोटोलिसिस की एनर्जी की वजह से, और वो तुरंत अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स के पास भाग जाते हैं और बनता है फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो भाग कर ए के पास गए इलेक्ट्रॉन और बी के पास गया इलेक्ट्रॉन अपना अपना, तो ये जो स्पीसीज बनी फ्री रेडिकल्स है, और ये जो है वो हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं। क्योंकि भाई एक तो ये शेयरिंग में बना था ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया था, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया था, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया था। लेकिन जब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, इसका ऑक्टेट पूरा हुआ फिर नहीं। उसने सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाया था? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ना, अपने आप को स्टेबल करने के लिए ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वापस इन दोनों के पास चले गए तो ये अनस्टेबल हो गए ना, क्योंकि ऑक्टेट ही पूरा नहीं है। तो जब ये अनस्टेबल हो गए तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज हो गए, शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज हो गए। ठीक है, तो जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और जैसे ही उनको दूसरा कोई फ्री रेडिकल दिखता है अगल बगल, वो तुरंत जाकर उससे जुड़ जाते हैं, इतने ज्यादा वो रिएक्टिव होते हैं। जैसे ए
है बी रेडिकल है, ये हाईली रिएक्टिव मैंने कहा आपसे, लेकिन जैसे ही उस मीडियम में दूसरा ए फ्री रेडिकल होगा, तुरंत बॉन्ड बनाकर ए कोवेलेंट बॉन्ड ए बना लेगा। तुरंत ये बी भी क्या करेगा, दूसरे बी रेडिकल से मिलकर बी बना लेगा। तो ये भी पॉसिबल है कि ये ए जो है इस बी से, ये ए जो है ये इस बी से मिल गया और ए फिर से वापस ए बी बन गया, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिख दिया है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको समझ में आ गया है तो डिफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो। ये समझना इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक को लिखने को तो आप खुद भी लिख सकते हो। ओके, चलिए, when an organic covalent bond undergoes homolytic fusion, each of the fragments मतलब A और B जो वही retains one unpaired electron from the shared electron pair। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, और उन दोनों ही इलेक्ट्रॉन दोनों ही फ्रेगमेंट्स के पास जा रहे हैं, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो पेयर्ड के फॉर्म में तो होंगे नहीं। कैसे, यहाँ पर मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको बताया ए और बी है, ये आपका क्या हुआ, यहाँ पर एक फोटोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स एक ले रहा है ए और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है बी। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, एच न्यू के प्रेजेंट में आपका एक रेडिकल ये बना, एक रेडिकल ये बना, तो यहाँ पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे ना। हाँ, शेयरिंग मतलब आपका ये फ्रॉम द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हुए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे कोवेलेंट बॉन्ड पे। लेकिन बॉन्ड फ्यूजन के बाद कौन सा बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन के बाद क्या बना आपका बना रिटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू फ्रेगमेंट्स रिटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों ही फ्रेगमेंट जो है अपने अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ले लिए। ठीक है, तो ऐसी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। चलिए, तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे सी है, एच है, एच एच, फिर यहाँ पर भी सी है, एच एच एच। ठीक है, तो यहाँ पर एच न्यू या फोटोलिसिस करो या थर्मोलिसिस करो, दोनों ही प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे दोनों कार्बन, तो CH3 फ्री रेडिकल इस तरह से, फिर CH3 फ्री रेडिकल इस तरह से आपके यहाँ पे बन रहे हैं फ्री रेडिकल्स। बन रहे हैं कि नहीं, एक कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो क्या बन गया, मैथिल फ्री रेडिकल या मिथाइल, जो भी आप बोलते हो, मिथाइल या मैथिल, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के तो हमें मिथाइल कहते हैं। ओके, मैथिल कहते हैं। ओके, तो आप लोग मिथाइल कहते हो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे तो। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मैथिल फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो आप कौन से क्लास के हो, कौन से मीडियम के हो, जरूर आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, हम लोग तो भाई सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से है। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी बनते कैसे हैं, कोई एग्जाम्पल ऐसा हो जिससे कि पूरा का पूरा आपका सब क्लियर हो जाए। ठीक है, पानी की तरह। फॉर्मेशन मेथड, बनते कैसे हैं फ्री रेडिकल्स, तो देखिए आपका लेते हैं एग्जाम्पल CH3 N डबल बॉन्ड N CH3। ये क्या है, ये है आपका एलिफेटिक एजो कंपाउंड, या इसे आप बोल सकते हो एजो एल्केन। ठीक है, ये जो ग्रुप आप देख रहे हो इसे बोलते हैं एजो ग्रुप। हाँ, तो ये आपने कंपाउंड ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, थर्मोलाइसिस कराएंगे, मतलब इसे गर्म करेंगे। तो क्या होगा कि आपका ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ, ये वाइब्रेट करने लगेगा। हाँ, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करेगा, जिसकी वजह से आपके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इधर एक भागेगा, एक इधर भागेगा, ये एक इधर भागेगा, ये एक इधर भागेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब भागेगा इधर उधर, तो आपके बनेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने। ठीक है, ये रहा इतना छोटा करती हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस CH3 फ्री रेडिकल। एक फ्री रेडिकल यहां से निकला, एक फ्री रेडिकल का फ्रेगमेंट यहां से निकला, दो फ्री रेडिकल्स प्लस प्लस मैंने ऐसे करके बना दिया। ओके, साथ में एक न्यूट्रल कंपाउंड भी निकल रहा है। बताओ कौन सा न्यूट्रल कंपाउंड निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन मिलकर
नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना लेंगे? ऑफ कोर्स बना लेंगे। तो वो न्यूट्रल कंपाउंड नाइट्रोजन गैस बन गया जो हवा में ऊपर निकल गया। ठीक है, तो जब आप किसी एलिफेटिक जो कंपाउंड या जो एल्केन को लेते हो तो उस केस में जब थर्मोलाइसिस कराते हो तो 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स बनते हैं और साथ में नाइट्रोजन गैस न्यूट्रल कंपाउंड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आए दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बना के निकल गए। अब ये जो भाई बने हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये तो आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, रिएक्शन के बीच में बन रहा है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के बीच में बन रहा है। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट आपको पढ़ना है भाई, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत सारे आपके आएंगे, सब में ये सब पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रेटजर रूल वगैरह सब में भी पढ़ना है। ठीक है, तो आगे क्या होगा, लास्ट प्रोडक्ट आपका क्या होगा कि दोनों, मैंने आपसे कहा ना कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है, तुरंत ही देखता है कि दूसरा कोई रेडिकल है, तुरंत जाके उसे जुड़ जाता है। शॉर्ट लिव्ड, अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर CH3 आपस में ही जुड़कर क्या बना लिए? इथेन गैस बना लिए। CH3 दोनों ही रेडिकल आपस में जुड़ गए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। बट ये जो बीच में रिएक्शन के बन रहा है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो कौन सा है? फ्री रेडिकल। ओके, तो आप फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल पढ़ रहे हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप फॉर्मेशन पढ़ रहे हो ना कि बन कैसे रहा है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म थोड़ा ना पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो हमें इतना ही तक करके छोड़ना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, जैसे कि आपका एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, इसका हमने फोटोलिसिस करा दिया, HNU दे दिया इसको भाई। हाँ, तो क्या होगा कि आपका HNU की वजह से कोवेलेंट बॉन्ड वाइब्रेट करेगा और दोनों ही जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को बढ़ जाएंगे फ्रेगमेंट्स को, तो बन जाएगा। तो क्या होगा जब इसकी फोटोलिसिस होगी तो बनेगी CH3 रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर रेडिकल और यहाँ से CH3। फाइनल प्रोडक्ट अगर आपको बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? CH3 किसी दूसरे CH3 से मिलकर, दूसरे फ्री रेडिकल से मिलकर CH3 बना लेगा, मतलब इथेन बना लेगा, और ये किसी दूसरे इसी रेडिकल से मिलकर क्या बना लेगा? CH3 डबल बॉन्ड O CH3। पॉसिबल है कि नहीं? मीडियम में केवल एक ही स्पीसीज है क्या भाई? नहीं ना, बहुत सारे होंगे। तो एक CH3 दूसरे CH3 के साथ मिलकर ये बना लिया, फिर ये जो स्पीसीज बन रहा है ये स्पीसीज मिलकर ये बना लिया। ठीक है, ठीक है, आगे पॉसिबिलिटी और भी है, यहां से भी ब्रेक करेगा तो ये फिर अलग होगा, ये CO के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये फिर से जुड़ेगा, फिर यही बन जाएगा। तो आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब सब समझेंगे। फिलहाल आपको फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में बता रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल में आपको रेडिकल्स को बनते हुए दिखाना है कि कैसे रेडिकल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर आपके 2 रेडिकल्स बन गए। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे शेप ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो चलिए एग्जांपल से पहले मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने मैथिल फ्री रेडिकल को ले लिया है। ओके, मिथाइल फ्री रेडिकल ले लिया है। अब मैं इसका, सबसे पहले आप मुझे इसका हाइब्रिडेशन बताइए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए हाइब्रिडेशन बताइए, इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ क्या? सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। बताइए क्या होगा फिर? नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है? 1 है, 2 है, 3 है। नंबर ऑफ लोन पेयर है ही नहीं इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर कहाँ से है? 1 इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, तो आप नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0 प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 का मतलब हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का मिथाइल फ्री रेडिकल में हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो हाइब्रिडेशन निकल गया। अब शेप ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? तो आपका कार्बन ये हो गया, ज्योमेट्री क्या हो गया? sp2 का मतलब होता है प्लेनर ज्योमेट्री। प्लेनर मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री होता है। मतलब एक कार्बन बीच में अगर है तो उसी प्लेन में तीनों हाइड्रोजन्स होंगे।
ठीक है। उसी प्लेन में तीनों हाइड्रोजन्स होंगे और एक जो p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर एक ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरह से, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ट्राइगोनल प्लेन का मतलब होता है ट्राइंगल शेप, ऐसा कुछ। ठीक है, बीच में आपका कार्बन हो गया, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। ठीक है, और बीच में कार्बन हो गया, और इस प्लेन के ऊपर अगर हम बात करें तो ये हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशनल हो गया ये मेरा हाथ। तो इस प्लेन में, इस सेम प्लेन में बीच में कार्बन होगा, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन। इसी प्लेन में कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन उसी प्लेन में है, और ये जो आपका ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरह से होगा। ठीक है, ये सेम ऑर्बिटल एक ऊपर एक नीचे इस तरह से होगा, और तीनों हाइड्रोजन और कार्बन एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्लेनर स्ट्रक्चर या ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ये हो गया। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये C, ये H, ठीक है, और यहाँ पर एक H, यहाँ एक H और यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ये किस तरह से बिहेव करते हैं, एज ए इलेक्ट्रोफाइल कि एज ए न्यूक्लियोफाइल? गिव मी अ रीजन, गिव मी आंसर फर्स्टली। तो पहले ये आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अब तो भाई इनके ऑक्टेट तो पूरे है नहीं, फ्री रेडिकल्स का ऑक्टेट तो पूरा है नहीं, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके वैलेंस सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो नहीं है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। ठीक है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा ही नहीं, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्री रेडिकल का कार्बन होता है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं? चलिए फिर से समझाती हूं इसको। देखिए, ये आपका कार्बन है, ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, तो इस कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 4 ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गए ना इसके आउटर मोस्ट में, लेकिन एक तो नहीं है, एक तो चला गया वापस। ठीक है, तो इसके पास इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन फिलहाल इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ये चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो जब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी अपने पास लाएगा ताकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए और ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो कोई भी फ्री रेडिकल जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन। जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो वैसे ही फ्री रेडिकल्स भी अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, इसलिए इसको बोलते हैं कि फ्री रेडिकल्स इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, तो आज की यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हो गया आपका। तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पूरा एक क्लास हो जाएगा उसका, काफी वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है।